8 मई 1999 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए, लेकिन उन्हें जाने दिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ लौटे। उन्होंने अपनी दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिकार को पायलट का बैज तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये पहला मौका था कि भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर अपनी पकड़ बना ली। अगले दिन फिर 2 लामा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और आजम, तारिक और तशवीन चौकियों पर गोलियां बरसाई। कैप्टन इफ्तिकार ने बटालियन मुख्यालय से भारतीय हेलीकॉप्टरों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें ये इजाजत नहीं दी गई, इसलिए कि इससे भारतीयों के लिए सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा। उधर भारतीय सैनिक अधिकारियों को यह आभास तो हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी घुसपैठ हुई है। शुरू में उन्हें लगा कि वो उसे अपने स्तर पर सुलझा लेंगे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी। उस समय भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह, जो एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता हुआ करते थे, याद करते हैं। मेरे एक मित्र थे उस समय आर्मी हेडक्वार्टर्स में। मोबाइल मेरे पास था नहीं, ना उनके पास था मोबाइल। उन्होंने मुझे लैंडलाइन पर फ़ोन करा, घर पे मिलना है शाम को, और मैं उनके घर पे गया। आर्मी हेडक्वार्टर्स में उनकी पोस्टिंग थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि किसी बल्टन को तुरंत मैंने हेलीकॉप्टर के मार्फत ऐसी डिफिकल्ट क्षेत्र में पूरे यूनिट को भेजा है। कहीं कहीं कांटेक्ट हुआ है इन्फिल्ट्रेशन से। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इन्फिल्ट्रेशन किसका है, आतंकवादियों का है या सेना का। रात को मैं लेट आया, इसलिए रात को तो मैंने फादर को बताया नहीं। सवेरे में जल्दी उठा, उनके वो भी जल्दी उठते ही थे। फिर मैंने उनको बताया कि कुछ गड़बड़ है और आप पता करिए, आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी मेरे से। फिर उन्होंने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस को बताया। फिर आगे जाकर ये बातें और फर्नांडिस शायद रूस जाने वाले थे अगले ही दिन, वो कहीं जाने वाले थे। उन्होंने फिर ब्रीफिंग के लिए बोला आर्मी हेडक्वार्टर्स में। सवाल उठता है कि लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के इस तरह गुपचुप तरीके से कारगिल की पहाड़ियों पर जा बैठने का मकसद क्या था। इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह कहते हैं, मकसद यही था कि भारत की जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर और बाकी जो जगह है, उसकी जो लाइफलाइन है, वो जो एक रोड है NH-1D को काटने के लिए और उसको डोमिनेट करने के लिए, वो कुछ ऐसी पहाड़ियों पर आना चाहते थे जिससे कि जो रसद का सामान और जो लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए जो कॉन्वॉयज जाते हैं, वो सियाचिन की तरफ ना जा पाए और इंडिया को शायद सियाचिन छोड़ना पड़ जाए। इस बात का शायद मुशर्रफ को बहुत बुरा लगा था कि भारत ने सियाचिन पे कब्जा किया था 1984 में, और उस वक्त मुशर्रफ जो उनकी पैरा कमांडो फोर्स है SSG के में एक यंग मेजर थे, और उन्होंने कई बार उस जगह को खाली कराने की कोशिश भी की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जब भारतीय नेतृत्व को मामले की गंभीरता का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन मिलाया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी अपनी आत्मकथा नाइदर ए हॉक नॉर ए डव में लिखते हैं, वाजपेयी ने शरीफ से शिकायत की कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे, दूसरी तरफ आपके लोग करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं परवेज मुशर्रफ से बात कर आपको फोन मिलाऊंगा। तभी वाजपेयी ने कहा कि आप एक साहब से बात करें जो इस वक्त मेरे बगल में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ उस वक्त हतप्रभ रह गए जब उन्होंने फोन पर दिलीप कुमार की आवाज सुनी। दिलीप कुमार ने उनसे कहा, मियाँ साहब, हमें आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के समर्थक होने का दावा किया है। मैं आपको बता दूं
कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, भारतीय मुसलमान बुरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनके लिए अपने घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। सबसे ताज्जुब की बात थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इतने बड़े पाकिस्तानी ऑपरेशन की हवा तक नहीं लगी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे सतीश चंद्रा बताते हैं, RNAW did not detect it। पर जो सवाल खड़ा होता है, could they have detected it? इन्होंने कोई फोर्स एडिशनल नहीं ली वहाँ। रॉ की डिटेक्शन होती है जबकि अगर आप फॉर्मेशंस मूव करोगे, तो उन्होंने तो 1 या 2 मैक्सिमम एडिशनल बटालियन उस एरिया में डाले। हमने बहुतों से इंटरव्यू की, आईबी से भी बात की हमने, तो आईबी ने कहा कि हमने देखिए 52 इनपुट्स या इतने इनपुट्स उनने कोई नंबर दिए, ये दिखाता है कि ये किए। वो कैसी चीज़ें थी कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस डंप हो रहा था, यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट थी। हमने कहा कि भाई ये तो हर साल होता, जैसे कई लोकेशन पे हेलीकॉप्टर आए, वो हर साल आ रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना, स्मोकिंग गन एविडेंस कहीं नहीं था। हाँ, अगर फॉरवर्ड पोजीशंस पे फौज होती तो उनको नज़र आता और डिटेक्ट होता। जहाँ पे फौजेज आगी थी और एक अफसर ने तो डिसोबे भी कर दिया ऑर्डर्स, उसने विड्रॉ नहीं किया, वहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई नहीं। फौज जो होती है, इट इज़ नॉट ए चौकीदार फोर्स। फौज जो होती है वो जंग के लिए होती है, जहाँ पे अटैक होता है। इट इज़ नॉट टू डू BSF जॉब। लेकिन इसके बावजूद इसका जिस तरह से भारतीय सेना ने सामना किया, उसकी कई हलकों में आलोचना हुई। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग कहते हैं, मैं कहूंगा कि एक स्ट्रेटेजिकली एक ब्रिलियंट प्लान था कि एक खाली इलाके को, बहुत बड़े इलाके को आके उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हमारी जो लाइफलाइन है लद्दाख की, जो रोड जाती है श्रीनगर से जोजिला पास से होकर लेह को और आगे सियाचिन ग्लेशियर तक जो मेंटेन करती है, जो सिर्फ समर्स में खुलती है, उसके ऊपर हावी हो गए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, टैक्टिकली एक बहुत बड़ी सक्सेस थी उनकी, इस लेवल को आके कब्जा कर लिया। लेकिन स्ट्रैटेजिकली क्या कि एंड में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल बिलो पार थी, और मैं कहूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस शर्मनाक थी पहले 1 महीने। उसके बाद जब 8 डिवीजन ने चार्ज लिया और फिर हमें थोड़ा सा उस बात का एहसास हो गया कि इस इलाके में कैसे ऑपरेट करना है, डेफिनेटली ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। क्योंकि एक तो पहाड़ियां जो है उनके ऊपर उनका कब्जा, आप नीचे हो वो ऊपर है, ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। जैसे कि आप आदमी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है, आप नीचे से चढ़ के उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ऑक्सीजन की कमी। तीसरी बड़ी बात ये थी कि कुछ हद तक हमारी ट्रेनिंग भी इस मामले में ऑफेंसिव में कमजोर थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी बार बार दोहराया कि उनकी नजर में ये एक बहुत अच्छा प्लान था, जिसने भारतीय सेना को खासी मुश्किल में डाल दिया था। मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा, भारत ने उन चौकियों पर पूरी ब्रिगेड से हमले किए जहां हमारे सिर्फ 8 या 9 सैनिक तैनात थे। जून के मध्य तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। पहाड़ हमेशा रक्षण की लड़ाई में मदद करते हैं। भारतीयों ने खुद माना कि उनके 600 से अधिक लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग घायल हुए। हमारी सूचना ये है कि वास्तविक संख्या लगभग इसकी 2 गुनी थी। भारत में असल में हताहतों की बहुत बड़ी संख्या के कारण ताबूतों की कमी पड़ गई थी और बाद में ताबूतों का एक घोटाला भी सामने आया था। मुशर्रफ के इस वक्तव्य पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जून का दूसरा हफ्ता आते आते भारतीय सेना के नियंत्रण में चीजें आने लगी थी। मैंने उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक से पूछा कि इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ क्या था। तोलोलिंग की लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था जो रोड को डोमिनेट कर रहा था, और उसमें 4-5 दिन की लड़ाई चलती रही। और तो और वो इतने नज़दीकी हम लड़ाई लड़के एक दूसरे को, वो लोग गालियां भी दे रहे थे, पत्थर के पीछे छुप के ऐसी बात हो रही थी। कुछ उनके संगर भी थे, चाहे वो हाइट पर थे, पर हमारे जो जवान और अफसर थे उन्होंने छोड़ा नहीं। उसमें कुछ कैजुअल्टीज हमारी ज़्यादा हुई। 6 दिन तक तो हमको भी थोड़ा सा घबराहट सी थी कि भाई क्या होगा इसका, लेकिन जब वो सक्सीड किया उन्होंने, फिर उसके बाद में मुझे भरोसा हो गया अपनी ट्रुप्स के ऊपर, अपने ऑफिसर्स के ऊपर।
और ठीक है, अभी हम इनको काबू में कर लेंगे। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान आहत हुए। एक फौज में सेइंग होती है कि माउंटेन्स ईट्स ट्रूप्स। नॉर्मल जगह पर प्लेन्स में अटैकिंग फोर्स में 3 गुना होनी चाहिए जो डिफेंडिंग फोर्स है उससे, पर माउंटेन्स में उसको तकरीबन 9 गुना, और कारगिल जैसे माउंटेन पे तकरीबन 27 गुना। मतलब अगर एक जवान दुश्मन का कहीं बैठा हुआ है तो आपको उसको हटाने के लिए अपने 27 जवान लगाने पड़ेंगे। भारत ने इनिशियली डिविजन्स लगाए, उसके बाद एडिशनल बटालियंस बहुत इंडक्ट की गई और बहुत शॉर्ट नोटिस पे इंडक्ट की गई और बहुत आर्टिलरी रेजिमेंट्स इंडक्ट की गई, और वो तो इंडक्शन बिल्डअप होता रहा तकरीबन जून तक। मुशर्रफ आखिर तक कहते रहे कि अगर राजनीतिक नेतृत्व ने उनका साथ दिया होता तो कहानी कुछ और होती। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, भारत ने अपनी वायुसेना को लड़ाई में शामिल कर एक तरह से ओवर रिएक्ट किया। उनकी कार्रवाई मुजाहिदीनों के ठिकानों तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने सीमा पार कर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भी बम गिराने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि हमने पाकिस्तानी क्षेत्र में उनका एक हेलीकॉप्टर और 2 जेट विमान मार गिराए। हमारे सैनिकों और मुजाहिदीनों ने कारगिल लेह पर चलने वाले भारतीय सेना के ट्रकों के काफिलों पर कहर बरपा दिया और उन्हें रात के अंधेरों में ट्रकों की लाइट बुझाकर चलने के लिए मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी लड़ाई को सीधा टेलीवाइज किया गया। लाइव मीडिया कवरेज ने इस लड़ाई को न सिर्फ भारत के घर घर पहुंचाया, बल्कि बाहरी दुनिया को भी संदेश गया कि पहल पाकिस्तान के सैनिकों ने की थी। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सैनिकों को जो मोमेंटम मिला वो जुलाई तक जारी रहा। आखिरकार नवाज शरीफ को युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई को क्लिंटन और नवाज शरीफ की बहुत अप्रिय परिस्थितियों में मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मौजूद क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडल ने अपने एक पेपर अमेरिकाज डिप्लोमेसी इन 1999 कारगिल समिट में लिखा, एक मौका ऐसा आया जब नवाज ने क्लिंटन से कहा कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। क्लिंटन ने कहा कि ये संभव नहीं है। ब्रूस यहाँ पर नोट्स ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बैठक में हमारे बीच जो बातचीत हो रही है उसे लिखा जाए। क्लिंटन ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते तो यहाँ ना आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास वक्तव्य का मसौदा तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाएगा। इसके बाद तो क्लिंटन की नाराजगी बढ़ती गई। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कई बार ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से पकड़वाने में मदद करने के लिए कहा है, लेकिन आपने अब तक कुछ नहीं किया है, बल्कि आपकी आईएसआई तालिबान और लादेन के साथ मिलकर काम कर रही है। नवाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य तारिक फातमी ने फ्रॉम कारगिल टू द कू पुस्तक की लेखिका नसीम जहरा को बताया कि जब शरीफ बैठक से बाहर निकले तो उनका चेहरा निचुड़ चुका था। उनकी बातों से हमें लगा कि उनमें विरोध करने की कोई ताकत बाकी नहीं बची थी। उधर शरीफ क्लिंटन से बात कर रहे थे। टेलीविजन पर टाइगर हिल पर भारत के कब्जे की खबर फ्लैश हो रही थी। ब्रेक के दौरान नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को फोन करके पूछा कि क्या ये खबर सही है। मुशर्रफ ने इसका खंडन नहीं किया।